हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कितने सारे सवाल है। क्लास बाद में शुरू होती है और तुम्हारे सवाल और तुम्हारी कंफ्यूजन पहले आ जाती हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। 5 बजे वाली क्लास के आप लोगों को डाउट आ रहे हैं तो बच्चे 5 बजे वाली क्लास गलती से लगी है, वो कुछ एरर होगा। 5 बजे कोई भी क्लास नहीं होगी। आई रिपीट, देयर विल नॉट बी एनी क्लास एट 5 PM। ठीक है, उसे मैं हटवा दूंगी। क्लास बस अभी है। और देखो, ये सारी क्लासेस अरेंज आप लोगों के लिए की जा रही है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो 23 तारीख का आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। पेपर आप लोगों के सर पे हैं, तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उसे करते रहो। अभी हमारी सिर्फ केमिस्ट्री ही हुई है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है ना। तो बच्चे, पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग ये भी चाहते हो कि टाइम भी मैम एक्स्ट्रा ना लें, फिर ये भी है कि मैम कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, और ये भी है कि मैम एग्जाम भी आ गया है, तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। वेद प्रकाश रुपेश कह रहे हैं मैम हम लोगों का नहीं है। रुपेश, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक बच्चा एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम का भी फॉर्म फिल किया है। ठीक है ना। चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम लोगों के साथ। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कर लिया था। आज जो हमें टॉपिक करना है वो क्या है? वो कौन सा था? वो हमें प्रोटीन और आप लोगों का विटामिन, यानी कि सारे बायोमोलिक्यूल्स खत्म करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। ठीक है। देखो, परवेज जैसे बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा। परवेज कह रहे हैं सीजल वालों के लिए हमें क्यों घसीट रहे हो। मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं। चलिए, एनीवेज, तो आज जो आप लोगों का टॉपिक होना था वो क्या है? कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था। शाम की क्लास इंटरप्टेड होने की वजह से हमने उसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे। ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड आउट में अब से भी अपलोड कर देती हूँ। जिसे नहीं मिले हैं उसके लिए मैं कार्बोहाइड्रेट और आप लोगों का विटामिन एंड प्रोटीन दोनों हैंड आउट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के सेंड कर दिए हैं। जहाँ पे आप लोग चैट करते हैं ना, वहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा। जहाँ पे भी आप लोग चैट कर रहे हैं ना, वहाँ आप लोगों को सबसे ऊपर पिन कर दिया है मैंने। सबसे ऊपर एक पीडीएफ दिख जाएगी, उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी वो दोनों चीजें। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने कल कार्बोहाइड्रेट कर लिया था। उम्मीद ये कर रही हूँ कि वो सारा आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमें शुरू करना है वो क्या है? वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट जो हम लोगों को शुरू करना है वो क्या है? वो है आप लोगों का प्रोटीन। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड किससे बना हुआ है? कार्बो से। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देखी थी कितनी चीजें थी? कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने देखा था 3 चीजें थी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीजें थी। लेकिन आपका प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है या फिर एक ऐसा खाने के अंदर मौजूद पदार्थ है जिसके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। तो आप लोगों से एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा? आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजिनस फूड। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन कृत बायोमोलिक्यूल है या फूड है? तो आप क्या बता देंगे? नाइट्रोजन कृत कौन सा हो जाता है? किसके अंदर नाइट्रोजन होगा? तो आप बता देंगे प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर होगा? प्रोटीन के अंदर होगा। नहीं निखत विटामिन के अंदर नहीं होता। ठीक है। अगर आपसे नाइट्रोजिनस पूछा जाएगा तो यहाँ जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या है कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस इन नेचर। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस इन नेचर। ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया? आपका नाइट्रोजन कृत होता है, नाइट्रोजिनस होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन था आपके शरीर के अंदर क्या करना। देखिए, इन्हें क्या बोला गया है? दीज आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। यानी कि ये नाइट्रोजन कृत पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन कृत पदार्थ होते हैं। ठीक है।
और ये क्या करते हैं, आपके शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि आपके शरीर को बनाने में काम करते हैं, शरीर की बनावट में काम करते हैं। और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा और भी कुछ चीजें जो थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जैसे थोड़ा जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, आयरन, सल्फर, ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मेन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, क्योंकि प्रोटीन के अलावा और किसी के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा और किसी के भी अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम था आपको एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या था? आपको एनर्जी देना। लेकिन अगर प्रोटीन का मेन फंक्शन पूछा जाएगा, अगर प्रोटीन का मेन फंक्शन पूछते हैं, इसका मुख्य कार्य अगर पूछा जाएगा, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? आपके शरीर की संरचना करना, आपके शरीर के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना। तो अगर इसके मुख्य कार्य की बात की जाती है तो आप क्या बताओगे? इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर की संरचना करना, शरीर की संरचना करना। ठीक है, शरीर की संरचना करना। या आपके शरीर में कहीं पे भी रिपेयर होगा, मान लो आपके शरीर में यहाँ पे कट गया, या आपके यहाँ पे कहीं पे भी चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद देखा आपने यहाँ पे पपड़ी सी बन जाती है, वो भी किसकी बनती है? वो भी प्रोटीन की ही बनती है। तो आपका शरीर बनना हो, चाहे उसको रिपेयर करना हो, उसको ठीक करना हो, वो सारे काम किसके होते हैं? वो सारे काम होते हैं आपके प्रोटीन के। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, कल आप लोगों ने देखा था, आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्ब्स हम शॉर्ट में कह देते हैं, आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, अगर मैं पूछूं कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी, मुझे कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हुए थे? जल्दी से मुझे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट किसके बने थे? उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या थी? शुगर्स थी। किसी में 1 थी, किसी में 2 थी, किसी में 3, किसी में 100, किसी में 10, ऐसे थी। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या थी? नहीं एके झा, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट थी शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या थी? या तो आप कहोगे शुगर या आप कहोगे सैकराइड। उसी के आधार पे था कि या तो किसी में 1 शुगर थी, किसी में 2 शुगर थी, या किसी में 2 से ज्यादा थी। ठीक है, किसी में 2 से ज्यादा थी। प्रीति हिंदी में भी मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। अभी मैं हिंदी में बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ ना, अभी मैं हिंदी में बोल और लिख दोनों रही हूँ ना, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट होती है शुगर्स या सैकराइड्स। इसी तरीके से अगर आप प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट देखेंगे, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट देखेंगे, तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि वो किसका बना हुआ होता है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? अमीनो अम्ल को। किसे कहेंगे? अमीनो अम्ल। यानी कि जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, पर्पल कलर के या ये जो बैंगनी रंग के हैं, इनको हम मान लेते हैं ये क्या है? ये आपके अमीनो एसिड है। जब तक ये एक अकेला है, इसको अमीनो एसिड कह दोगे। और जब इसे जोड़ जोड़ के आप इसकी एक लंबी सी चेन बना देंगे, जब आप इसे जोड़ के इसकी एक लंबी सी चेन बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका प्रोटीन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ठीक है, एक प्रोटीन की जो छोटी यूनिट है, इस छोटी यूनिट को मैंने कह दिया अमीनो एसिड, और इन्हीं यूनिट को जोड़ जोड़ के क्या बन रहा है? इन्हीं यूनिट को जोड़ जोड़ के बन रहे हैं आपके प्रोटीन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, इन अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए कौन से बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या बता देंगे? 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए किस बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार आप भी कमेंट करके बताएंगे ताकि आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए। जल्दी से बताइए, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? वेरी गुड। प्रोटीन्स के अंदर जो है, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? वो जुड़े होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब आप लोगों को अगर अमीनो एसिड देखा जाए, तो ये अमीनो एसिड किस चीज का बना हुआ होता है? ये अमीनो एसिड बना हुआ है आपके कार्बन का, हाइड्रोजन का, है ना, इन चीजों का बना हुआ है।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका अमीनो एसिड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बिल्कुल सेंटर में तो यहाँ पे आपका ये कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। ऊपर जो है, ऊपर आपका हमेशा हाइड्रोजन होगा, नीचे आर, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। आर का मतलब क्या है? आर एक वेरिएबल है, ये कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हो सकता है एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पे CH2OH जुड़ा हुआ हो, यानी कि यहाँ R पे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ हो सकता है। और R की जगह पे कौन सा कंपाउंड, जैसे अगर H जुड़ा होता, अगर यहाँ पे R की जगह एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता, तो मैं इस अमीनो एसिड का नाम रख देती क्या? मैं इस अमीनो, या CH3 लगा हुआ होता तो मैं इसका नाम रख देती मीथियोनीन। मैं किसका नाम रख देती? मीथियोनीन। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड्स बदलते रहते हैं, वैसे वैसे अमीनो एसिड का नाम भी क्या होता है? बदलता रहता है। यानी कि ये अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनका जो ये रूप है, जो ये प्रकार है, वो किस बात पे निर्भर करेगा? वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इस वाली जगह पे क्या लगा है। एक हाइड्रोजन लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है, या CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, उस बात पे इस अमीनो एसिड का नाम निर्भर करेगा। आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताइए अमीनो एसिड टोटल कितने टाइप के होते हैं। कोई कमेंट करके बता सकता है? किसी को पता है अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? इस आर की जगह पे कितने टाइप के कंपाउंड्स लग सकते हैं? क्योंकि उसी पे उनका नाम निर्भर करेगा। कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से बताएंगे। किसी को पता है अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। एके झा, रजनी, प्रीति, इन सब ने सही जवाब दिया है। तो आपके जो अमीनो एसिड्स हैं, आपके जो अमीनो एसिड है वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं टोटल 20 टाइप्स के। आपके अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? टोटल 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजनस। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन कृत होता है? आप कह देंगे कौन सा? आपका प्रोटीन। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, या आपके शरीर में संरचना का काम कौन करता है? आप क्या बता देंगे? प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए हमारे शरीर में प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सैकराइड्स होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, या अमीनो एसिड्स होते हैं? आप क्या बता दोगे? अमीनो एसिड होते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रोटीन के अंदर उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं? आप बता दोगे पेप्टाइड बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर इन योर बॉडी, आपके शरीर में कितने टाइप के अमीनो एसिड मौजूद है? तो आप क्या बता देंगे? आपके शरीर में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं? 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। कितने टाइप के एसिड्स हैं? 20 टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अमीनो एसिड है ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन, इसका स्रोत पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से खाने में पाया जाता है। तो आप बता देंगे कि इसका सबसे अच्छा स्रोत, यानी कि इसका रिचेस्ट सोर्स किसे कहा गया है? इसका रिचेस्ट सोर्स कहा गया है किसको? सोयाबीन को और मूंगफली को। सोयाबीन और पीनट मूंगफली सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन से हैं? ये जब मैं 6 बजे वाली क्लास में PYQs कराती हूँ तब भी मैंने आप लोगों को ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से दो खाने में पाया जाता है? सोयाबीन में और मूंगफली के अंदर, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इनका फंक्शन देखोगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन का आपके शरीर में मुख्य कार्य, तो वही है बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन अन्य कार्य भी अगर आप देखोगे इसके और क्या क्या काम है, तो ये क्या करता है? ये आपके शरीर में फॉर्मेशन का काम तो कर ही रहा है, आपके शरीर में सेल यानी कि कोशिका और ऊतक का निर्माण करता है। सबसे पहला काम क्या हो गया इसका? सबसे पहला काम हो गया, ये क्या कर रहा है? आपके शरीर में कोशिका और ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है।
इन्हें बनाने का काम करता है। दूसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया ना, चोट लग गई अगर, और बाहर की बात नहीं है, अंदर भी इंटरनल इंजरी भी हो जाती है ना, हम कहते हैं ना मांस फट गया, तो वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली भी क्या होता है, वो रिपेयर होता है। और वो रिपेयर करने का काम भी किसका है, प्रोटीन का है। अब आपके शरीर में जब भी ऊर्जा की बात होगी तो सबसे पहले आपका जो शरीर है वो ऊर्जा कहाँ से लेगा, वो लेगा कार्बोहाइड्रेट से। अगर आपके शरीर में सारे कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए तो आपका शरीर फिर एनर्जी लेने लगेगा किससे, वसा से, यानी कि फैट से। अब मान लो शरीर के अंदर फैट भी खत्म हो गया, तब तीसरे नंबर पे आता है क्या, आपका प्रोटीन। तब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आपका प्रोटीन। तीसरे नंबर पे जो वो एनर्जी लेगा वो किससे लेगा, आपके प्रोटीन से लेगा। यानी कि इसका तीसरा काम क्या हो गया, ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन कब करेगा, केवल शुगर और फैट की एब्सेंस में, यानी कि शर्करा और वसा की अनुपस्थिति में। एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा, शर्करा और वसा की अनुपस्थिति में। तीसरा जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आपके शरीर में बिना एंजाइम्स के डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया हो ही नहीं सकती। यानी कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम निर्भर करता है किस पे, एंजाइम्स पे। और ये एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। ये एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपका पूरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है किसके भरोसे, हॉर्मोन्स के भरोसे। और ये हार्मोन किसके बने हुए होते हैं, ये हार्मोन बने हुए होते हैं किसके, आपके प्रोटीन्स के। ठीक है। और आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम है, आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा है किसकी मदद से, एंटीबॉडीज की मदद से, यानी कि प्रतिपिंड की मदद से। और ये प्रतिपिंड भी किसके बने हुए होते हैं, ये प्रतिपिंड भी आपके बने होते हैं किससे, प्रोटीन से। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मैम हिंदी में पढ़ाइए। नीतू हिंदी में ही हो रहा है, हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, मैं तो हिंदी में लिख रही हूँ ना। ठीक है, चलिए। क्या क्या आपस तो अब आप लोगों से, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन। 8वां क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन से नहीं बना है। ऑप्शन में दिया हुआ होगा क्या, आपका एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, और एक चौथा कुछ भी बना देंगे, मान लीजिए आप बाइल जूस, बाइल जूस। तो आप उसमें क्या बता देंगे, पित्त रस। बाइल जूस जो है वो प्रोटीन का नहीं बना हुआ है, बाकी तीनों चीजें किसकी बनी हुई हैं, प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है इट एक्ट एज सेल बैरियर, इट एक्ट एज सेल कैरियर। सेल मेम्ब्रेन में कैरियर का काम करता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना, आपके कोशिका भित्ति जो होती है, इन्हें कहा जाता है कि ये कैसी होती हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती हैं। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या, परमिएबल वर्ड बना है परमिशन से। परमिएबल वर्ड किससे बना है, परमिएबल, हाँ, ये किससे बना है, ये बना है आपका परमिशन से। यानी कि ये हर किसी को सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है। आपकी जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली हर किसी को कोशिका के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है। सेमी मतलब अर्ध, ये खाली आधी चीजों को ही अंदर जाने देती है। और वो परमिशन जब उसे मिलती है तो लेके कौन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं किसी कैबिन में बैठी हूँ, या आप किसी ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में जाने के बाद आप कहते हो मुझे डायरेक्टर से या सीईओ से मिलना है, आप कह देते हैं मुझे डायरेक्टर या सीईओ से मिलना है, तो सीधे कमरे में घुस जाओगे क्या, नहीं। उसका कैबिन जो है वो कैबिन सेमी परमिएबल होता है, उसमें खाली कुछ ही लोग जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। और कुछ लोग कौन है, ऑफिस के लोग जा सकते हैं, बाहरी लोग नहीं जा सकते। बाहरी लोगों को अगर जाना होगा तो कौन लेके जाता है, गार्ड अपने साथ लेके जाता है या किसी पियून को साथ में भेजता है। अगर आपको सीईओ या डायरेक्टर से मिलना होगा तो क्या होगा, या तो गार्ड खुद जाएगा या पियून को आपके साथ भेजेगा और वो आपको उस कैबिन तक पहुंचाएगा। सेम इसी तरीके से जब आपकी कोशिका झिल्ली भी क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल है,
तो हर किसी को जब अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो जब उसे अंदर जाना होगा तो उसे अंदर ले जाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन। तो यही कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कैरियर का काम कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन ये हो गए। 9वां क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है आपके शरीर के कौन से भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाएगा आपके स्किन में, यानी कि आपकी त्वचा में, आपकी त्वचा हो गई या आपके बाल हो गए, आपकी त्वचा हो गई, आपके बाल हो गए, आपके नाखून हो गए, या आपके आपके तो नहीं, या किसी जानवर के सींग हो गए, इन सब के अंदर जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है वो कौन से? कैरेटीन। अब तो याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपने बहुत सारे शैम्पुओं की एड देखी होगी, और वो कौन सी होती है? उनके अंदर आजकल एक फ्लेवर बना देते हैं कैरेटीन स्ट्रॉन्ग। कैरेटीन स्ट्रॉन्ग है ना, आप लोग देख लो, ट्रेस्मी के अंदर देख लो, पैंटीन के अंदर देख लो, तो ये जितने भी शैम्पू हैं, सभी शैम्पुओं के अंदर कैरेटिन स्ट्रॉन्ग करके एक फ्लेवर ही बना दिया जाता है, क्योंकि कैरेटिन क्या है? वो प्रोटीन है जिससे आपके बालों को क्या मिल रही है? स्ट्रेंथ मिल रही है, मजबूती मिल रही है। तो वो पागल बनाने का तरीका है, शैम्पू से कैरेटिन क्या ही मिलेगा, शैम्पू से तो कैरेटिन क्या ही मिलेगा। पर हाँ, उस एड से एक फायदा हुआ है कि वो कैरेटिन क्या होता है? वो कैरेटिन आपके बालों को क्या करता है? मजबूत करता है। आपको उस एड से एक चीज पता लग गई कि आपके बालों के अंदर जो एक प्रोटीन मौजूद है, वो एक प्रोटीन कौन सा है? आपका कैरेटिन। ठीक है, दूसरा आपका ब्लड, रक्त या रुधिर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रक्त या रुधिर के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन पढ़ा है ना आपने? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम वर्ड का मतलब तो क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन, और ये जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन क्या है? ये ग्लोबिन आपके रक्त या रुधिर के अंदर मौजूद प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग यानी कि अंडा। नेक्स्ट क्या है आपका? अंडा। अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। अंडे का आपने व्हाइट वाला हिस्सा देखा है? अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है वो पूरा का पूरा प्रोटीन होता है, और कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। जिम वाले जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा भी होगा, जिम करने के बाद उन्हें उनका जिम ट्रेनर अंडे सजेस्ट करता है। क्यों सजेस्ट करता है? कि जो जब आप जिम करते हो, जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, काम करते हो, तो काम करने के बाद आपकी मसल्स अंदर से क्या हो जाती हैं? सारी अंदर से रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, सारी मसल्स फट जाती हैं। अब उन्हें रिपेयर होना होगा। जब अंदर से मसल्स रिपेयर होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है? रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। और अंदर उसको प्रोटीन, अंदर कौन सा प्रोटीन चाहिए आप लोगों को? तो जब आपको प्रोटीन चाहिए होगा तो आपको वो क्या बताएगा? आपका जिम ट्रेनर बताएगा अंडा खा लो। अंडे से आपको क्या मिलेगा? एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन मिलेगा, जो आपके अंदर फटी हुई मसल्स को रिपेयर करने में मदद करेगा। बोन्स की अगर बात करें, तो बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बोन्स के अंदर ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आपकी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपकी हड्डियों में, यानी कि आपकी अस्थियों में, आपकी हड्डियों में यानी आपकी अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, मसल्स। अगला क्या है आपके मसल्स में? मसल्स के अंदर क्या होता है? मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम का दो प्रोटीन होता है। मसल्स के अंदर क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, फिर अगला प्रोटीन है आपका कौन सा, वूल के अंदर। वूल भी बॉडी का पार्ट होता है, भले ही हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बट शीप्स की बॉडी का तो पार्ट होता है ना, हम जानवरों के बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप उनके वूल के अंदर देखेंगे, उनसे जो हमें ऊन प्राप्त होती है, जैसे हमारे स्किन के अंदर प्रोटीन है ना, ऐसी उनके स्किन के ऊपर जो ये वूल मौजूद होता है उसके अंदर भी प्रोटीन है, और वो कौन सा है, बीका रेटिन। वो कौन सा है, बीका रेटिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिल्क, दूध। दूध के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, दूध के अंदर दो तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, केसीन और वे प्रोटीन। कौन से दो प्रोटीन पाए जाते हैं, केसीन और वे प्रोटीन। दूध क्या करिए आप, जो पनीर बनाते हैं ना, हम दूध को गर्म करके गुनगुना करके उसके अंदर नींबू या विनेगर डाल के उसे फाड़ दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि मिल्क के अंदर क्या होता है, दो हिस्से अलग हो जाते हैं। एक तो व्हाइट कलर का उसमें से पनीर अलग हो जाता है, जब आप दूध को फाड़ देते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, व्हाइट कलर का पनीर अलग हो जाता है, और एक हरे रंग का पानी पानी सा अलग हो जाता है। हरे रंग का पानी अलग हो जाता है। वो जो हरे रंग का प्रोटीन होता है, वो जो हरे रंग का प्रोटीन होता है, उसी के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर आपका केसीन और वे प्रोटीन। ये जो पनीर है, पनीर के अंदर तो केसीन है, पनीर के अंदर तो मेनली केसीन होता है, लेकिन वो जो आपका हरे रंग का पानी है, उस हरे रंग के पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा वे प्रोटीन होता है। तो देखो दुनिया कैसे पागल हुई जा रही है। जो बच्चे जिम जाते हैं ना, वो लोग वे प्रोटीन के बड़े बड़े डिब्बे खरीदते हैं, वे प्रोटीन के बड़े बड़े डिब्बे खरीदते हैं, जो कि नुकसान भी करते हैं। क्योंकि देखो प्रोटीन है वो खराब ना हो, इसलिए उसके अंदर केमिकल भी बहुत सारा मिलाया जाता है। वो प्रोटीन खराब ना हो। आप में से जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन है जो ये डिब्बे खरीद खरीद के खाता है। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो ये डिब्बे खरीद खरीद के खाते हैं। जिम वाले लड़के होंगे ये, है ना। तो बच्चों उससे खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हम पनीर बनाने के लिए दूध लो, अच्छा खासा ताजा दूध खरीदो, उसको फाड़ो, पनीर भी आपके काम आएगा, क्योंकि जिम वाले आपको पनीर खाने के लिए भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा क्या है, उसके अंदर हरा वाला पानी भी होता है, जो कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 80 to 85% क्या है, 80 to 85% वो पूरा का पूरा आपका वे प्रोटीन है। आप उसे खाओ। और ये जो नेचुरली मिलते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, वो आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। ये जो आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, ये नुकसान भी करते हैं, ये आपके शरीर में नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस तैयार हो गए। तो क्या क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा जाएगा, हमारे शरीर में नाइट्रोजनस फूड कौन सा है, प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि शरीर की संरचना कौन करते हैं, आप बता देंगे क्या, प्रोटीन। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, आप कह देंगे अमीनो एसिड होती है। ये अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए होते हैं, आप कह देंगे किससे जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ये एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी किसकी बनी है, आप बता देंगे किसके बने हुए हैं, ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। शरीर में रिपेयर करने का भी काम कौन कर रहा है, प्रोटीन ही कर रहे हैं। आपके बालों में, आपके स्किन में, नेल्स में, सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन। ब्लड के अंदर कौन सा है, ग्लोबिन। अंडे के अंदर कौन सा है, एल्ब्यूमिन। हड्डियों में कौन सा है, ओसीन। मसल्स में कौन सा है, एक्टिन मायोसिन। वूल के अंदर कौन सा है, बिकारेटिन। और दूध के अंदर कौन सा है, तो आपके बता देंगे केसीन एंड वे प्रोटीन। ठीक है। अब ये प्रोटीन अगर आप ठीक से सही मात्रा में घर में नहीं खाते हैं, ठीक है, ठीक से नहीं खाते हैं, अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट नहीं है। बैलेंस्ड डाइट किसे कहा जाता है, एक जो आपकी बैलेंस्ड डाइट होती है ना, उस बैलेंस्ड डाइट के अंदर आप जितना भी खाना खा रहे हो, उसमें से 1/5 तो आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 आपके खाने में फैट होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ 3/5 क्या होना चाहिए, बाकी बचा हुआ 3/5 क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए। ठीक है, बाकी 3/5 क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लो 100 ग्राम आपने पूरे दिन में खाना खाया है, तो 100 ग्राम में आप 20 ग्राम प्रोटीन खाओगे, 20 ग्राम फैट खाओगे, और बचा हुआ पूरा 60 ग्राम क्या खाओगे, शुगर खाओगे। ठीक है। अगर आप उतना नहीं खाते हो, अगर आप इस परसेंटेज को, इस रेशो को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। और इस प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस नाम की दो बीमारियां होती हैं। ठीक है, क्वाशियोरकर और मरास्मस नाम की दो बीमारियां होती हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, बच्चों के जो टांगे हैं वो मुड़ जाती हैं और ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती।
ग्रोथ, ठीक से आपको बस इन बीमारियों का नाम रखना है कि क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कह देंगे क्वाशियोरकर एंड मरासमस, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम प्रोटीन शुरू करेंगे। जल्दी से बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम प्रोटीन शुरू करते हैं। विटामिन का कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, विटामिन का फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑफ विटामिन और डेफिशिएंसी, एक्सेस ऑफ विटामिन से कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है, एक्सेस ऑफ विटामिन से कोई कमी नहीं होती है, तो उसका फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। ठीक है, क्वाशियोरकर और मरासमस दो होते हैं। क्वाशियो क्वाशियोरकर और मरासमस, ये दो बीमारियां होती हैं। ठीक है, हिंदी में पूछ रहे हैं क्वाशियोरकर को, हिंदी में क्वाशियोरकर ही कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वे प्रोटीन जो ग्रीन वाटर में पाया जाता है उसे पी सकते हैं? हाँ पूजा, और देखिए, मुझे तो जब ये चीज पता लगी थी, तब से ही मैंने कभी भी उस हरे वाले पानी को घर में फेंकने ही नहीं दिया। देखिए, वो पानी ना कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ना उसमें नींबू डाल के उस पनीर को बनाते हैं, या विनेगर, जो व्हाइट विनेगर होता है मार्केट में जो आता है, वो वाला विनेगर डाल के बनाते हो। बता रही हूँ माही और पूजा। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें ना उस पानी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, तो उसे ऐसे पीना ना मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मम्मी से कहिए उसको फेंके ना। अब पनीर की अगर सब्जी बनेगी तो अब आटा भी तो लगाएंगे ना, आटा गूंथेंगे ना, तो आटा लगाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। या जब आप उस पनीर की सब्जी बनाओगे तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो और उस पानी को डाल दो, क्योंकि उस पानी में भी खुद थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो आप उस पानी को क्या करो, उस पानी को डाल दो और सब्जी के अनुसार एक दो टमाटर कम कर दो। वैसे भी टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, वैसे भी टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। क्लियर है पूजा और माही को? तो आप, आपकी मर्जी, आप पानी कैसे यूज कर सकते हैं। आप सब्जी में तरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आटा लगाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों में आम पन्ना बनता है, गर्मियों में आम पन्ना बनाते हो तो उसमें डाल सकते हो, इन चीजों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसे फेंकिएगा मत, वो खराब चीज नहीं होती है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन है। चलो, तो नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, विटामिन। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो खाना है वो क्या है, विटामिन। देखिए, देख के ही पता चल रहा है विटामिन का सोर्स क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेनली फ्रूट्स से तो बहुत ही ज्यादा मिलता है, फ्रूट्स से तो बहुत ही ज्यादा विटामिन मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेली आप लोगों को विटामिन जरूर खाना चाहिए। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, आपके शरीर में इम्यूनिटी करना, आपके शरीर के अंदर क्या करना, इम्यूनिटी पैदा करना। एक सेकेंड रुकेंगे। चलो, तो अब अगर मैं इन्हीं प्रोटीन्स की बात करूं, तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से फिर आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्रोटीन से। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि बताइए इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो आप क्या बता देंगे, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, दूसरा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम। अब यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट करने वाली हैं।
आप लोगों के पास अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं आपके पास, सॉरी मैं प्रोटीन कह रही थी बहुत देर से, शायद वो प्रोटीन प्रोटीन ही दिमाग में चल रहा है ना। बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे विटामिन हैं। अब इन विटामिन में से अगर पूछा जाता है, ये सारे ही आपको इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इन सभी विटामिन में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम कर सकता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम कर सकता है, तो आप क्या बताएंगे कौन सा ऐसा विटामिन है? विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह भी काम करता है। अभी हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, 1912 में फंक ने इसकी खोज करी थी। दूसरा, आपके जितने भी ये विटामिन है, आपके जितने भी ये विटामिन है ना, इन विटामिन को हमने इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, दो ग्रुप में बांट रखा है। और वो दो ग्रुप कौन से हैं? एक तो है आपका कौन सा? एक तो है आपका वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील। एक कौन सा है आपका? एक है आपका जल में घुलनशील। एक होते हैं आपके जल में घुलनशील और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलनशील। एक तो होते हैं आप लोगों के जल में घुलनशील और दूसरे कौन से होते हैं आपके वसा में घुलनशील। तो दो तरीके के हो गए। तो दो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो तरीके के विटामिन हो गए, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में जो पानी में घुल सकते हैं, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल यानी कि जो वसा के अंदर घुल सकते हैं। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, कीड़ा याद है? कीड़ा वर्ड याद रख सकते हो? उसी कीड़े को ही जब आप इंग्लिश में लिखेंगे KEDA, तो ये पूरा कीड़ा जो है ये क्या है? ये वसा में घुलनशील होता है, इसे आप पानी में घोल नहीं सकते। जैसे पानी में क्या तेल को घोल सकते हो? पानी के अंदर तेल को घोल सकते हो? नहीं घोल सकते। ऐसे ही अगर इन विटामिन की बात की जाए कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, क्या इन्हें आप पानी में घोल सकते हो? तो आप बताओगे नहीं, इन्हें भी आप पानी में घोल नहीं सकते। कौन से पानी के अंदर घोले जा सकते हैं? तो पानी के अंदर सिर्फ दो ही विटामिन घुलनशील हैं, और वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर के अंदर कौन से सॉल्युबल है? विटामिन बी और विटामिन सी। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके पसीने के साथ साथ शरीर में से लॉस होता रहता है? विच विटामिन इज लॉस्ट थ्रू स्वेट? पसीने के साथ आपका कौन सा विटामिन शरीर से बाहर आता रहता है? पसीने के साथ कौन सा बाहर आएगा? वेरी गुड। कौन से दो बाहर आएंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। वेरी गुड। और आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, बाहर से खाए जाते हैं विटामिन, अभी मनोज हम सबके सोर्स करेंगे, सबके सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, सबके सोर्स पढ़ेंगे। आशीष पूछ रहे हैं हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? आशीष अभी बताऊंगी। आशीष पूछ रहे हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या अंतर है, ये मैं टैग कर देती हूँ ताकि मैं अभी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। अब कौन से दो ऐसे हार्मोन है जो हमें बाहर से खाने पड़ते हैं, तब भी आप क्या बताएंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। इनकी जरूरत हमारे खाने में होती है, इनको हमारा शरीर नहीं बना पाता। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, इन सभी को हमारा शरीर खुद से बना लेता है। विटामिन के आप लोगों का कहाँ बनता है? विटामिन के आप लोग आपके लिवर, इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। इंटेस्टाइन में भी बनता है, लिवर में भी बनता है, ठीक है। लिवर में भी बनता है, इंटेस्टाइन में भी बनता है। विटामिन ई ये आपके स्किन में बनता है। विटामिन डी ये आपकी बोन्स और आपकी उसके आसपास की मसल्स में होता है। ऐसे खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं।
सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन देखेंगे। सबसे पहला विटामिन है आपका विटामिन के, जिसे कहा जाता है फाइलोक्विनोन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों का यही बन गया कि बताइए विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या बता देंगे? पसीने से विटामिन बी और विटामिन सी निकलता है। पसीने से विकास विटामिन बी और विटामिन सी निकलता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जिसका साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन है? तो आप क्या बता देंगे? विटामिन के। या पूछा जाएगा कि विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या फाइलोक्विनोन या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आप बता देंगे विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये विटामिन के पाया कहाँ से जाता है? इसका सोर्स यानी कि इसका स्रोत क्या है? तो इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है आपके क्या? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उन हरी सब्जियों के अंदर क्या पाया जाता है? उन हरी सब्जियों के अंदर आपका विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सोयाबीन में, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सोयाबीन खूब खाना चाहिए। सोयाबीन तो आप चावल, आपके घर में चावल बनते होंगे। देखिए बिहार चावलों के लिए फेमस ही है। चावल बनते हैं ना, कुछ भी नहीं करना। जो मोटे वाले सोयाबीन होते हैं ना, उन्हें पानी में भिगो के थोड़ी देर रख लो और उसके बाद उसको क्या करो? उसे चावलों के साथ ही पका दो। चावल के पानी में ही उसे डाल दो, देखना वो पूरा पक के तैयार हो जाएगा। इस सोयाबीन जरूर खाना चाहिए, प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन के भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, देखो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछा जाता है कि आपकी छोटी आंत में, आपकी छोटी आंत में कौन सा प्रोटीन बनता है, आपकी छोटी आंत में कौन सा प्रोटीन बनता है, तो आपकी छोटी आंत में कौन सा प्रोटीन बनता है? विटामिन के। कौन सा प्रोटीन बनता है? विटामिन के। वहां पे कुछ जर्म्स, कुछ कीटाणु मौजूद होते हैं, वो कीटाणु बनाते हैं इस विटामिन के को। ठीक है, अगला देखिए। उसके बाद अगर पूछा जाएगा विटामिन के का मेन फंक्शन क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन के क्या करता है? ये हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? यह आपके शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है, इसीलिए इसे खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन। खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन। ठीक है, अब अगर आपके शरीर में ये विटामिन के नहीं हुआ, तो अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं बना तो क्या होगा? तो इससे क्या होता है? आपका जो लिवर है, आपका जो यकृत है, वो क्या होता है? यकृत में कमी आने लगती है। उसमें पहले तो सूजन होगी और धीरे धीरे वो डैमेज होके गलना चालू कर देगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विटामिन ई। अगला कौन सा है आपका? विटामिन ई। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आजकल तो ये विटामिन ई के हरे रंग के कैप्सूल भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां उसके अंदर तेल के अंदर भी डाल के उसे खूब बालों में लगाती हैं, है ना? या रात को भी लगा लगा के, वो हरे हरे रंग के कैप्सूल होते हैं उसे भी। और लड़कियां तो सरेआम करती हैं, लड़के छुप छुप के करते हैं, करते दोनों है ना? लड़के भी क्या करते हैं, वो हरा कैप्सूल आगे से थोड़ा सा उसमें पिन मारी है और उसमें देखना आप जेल जैसा निकलता है या तेल जैसा निकलता है, उसको निकाल के और उसे रात को पूरा मुंह पे लगा के सो जाओ। सुबह उठ के देखना वाकई में आपका फेस बिल्कुल फ्रेश, बहुत शाइनी और बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। तो इसीलिए विटामिन ई को क्या बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है आपका क्या? ब्यूटी विटामिन। क्योंकि लड़कियों की आमतौर पे, लड़कियों चाहे लड़कियों, उनकी सुंदरता ही दो चीजों से होती है, एक उनके बाल से और एक उनके अपने स्किन से, है ना? अभी कितने भी तुम सुंदर हो, गंजे हो जाओ, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना? तो क्या है? ब्यूटी विटामिन, क्योंकि आपके बालों के लिए भी अच्छा है और आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विटामिन ई। अब देखो बालों के अलावा ना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, और वो क्या है? प्रजनन। अगर विटामिन ई की आपके शरीर में कमी हो गई ना, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई, तो हो सकता है कि बच्चे पैदा करने में दिक्कत आए, प्रजनन की क्रिया में दिक्कत हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए या स्टेरिलिटी बोला जाता है, वो हो जाए।
यानी कि आप बच्चे पैदा ना कर पाए। तो बच्चे पैदा करने के लिए भी आपको एक प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और वो कौन सा है? आपका विटामिन ई। और यही कारण है कि इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। किस खाने से मिलता है? वही हरी सब्जियों से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, होल व्हीट से मिलेगा यानी कि गेहूं में से मिलेगा, स्प्राउट्स जो अंकुरित दालें आप खाते हैं, स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है? स्प्राउट्स का मतलब होता है अंकुरित दाल। अंकुरित दालों में होता है आपका एग योक। एग योक का मतलब क्या? जर्दी जिसे कह देते हो, अंडे का पीला हिस्सा जो है, अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका ये विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए विटामिन ई। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसके अगर आप मेन फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपके स्किन और टिश्यूज को हेल्दी रखता है, ठीक है, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके फंक्शन इतने नहीं पूछे जाते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हीमोलिटिक एनीमिया भी हो जाता है, और साथ में क्या है? बीमारी भी हो जाती है। चलिए, तो आप लोगों को बस 5 मिनट का ब्रेक दूंगी। 2:50 हो रहे हैं, 2:55 पे वापस से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? 2:50 हो रहे हैं, 2:55 पे वापस से क्लास को शुरू करेंगे। तब तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है।
चलिए, मैम बाकी सारे विटामिन, अरे ब्रेक दिया था, हम सारे विटामिन पढ़ेंगे। बाप रे! राजीव कुमार पंडित का तो बहुत लंबा मैसेज है, मैम आप हिंदी में नोट्स क्यों नहीं देते हैं? एंड आगे यही सब लिखा होगा। एक बात बताओ, जो हिंदी वाले भी हो, पहली बात तो नोट्स हिंदी में होते हैं, और एक बात बताओ, भले ही आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, पर क्या आप लोगों को अभी फिलहाल आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप उतना ही देखो। मुझे हिंदी मीडियम वाले भी बताना, ठीक है? आप लोग ये देखो स्क्रीन पे, क्या इतना हिंदी मीडियम से पढ़ लिए हो तो इंग्लिश इतनी भी नहीं आती? फिर तो आप लोगों के लिए आगे जॉब करना ही मुश्किल हो जाएगा राजीव। आगे कैसे जॉब करोगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में, टोटल हिंदी में ही काम होगा। लैपटॉप तो चलाओगे, फोन तो चलाओगे, और उसे भी बिल्कुल हिंदी में कर लोगे क्या? इसमें क्या लिखा है विटामिन डी में? अभी फिलहाल देख लो, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है? उसमें लिखा है ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। बता दो, सन का मतलब नहीं पता, या शाइन का मतलब नहीं पता, या विटामिन का मतलब नहीं पता। नीचे लिखा है इट इज ओनली विटामिन विच एक्ट एज हार्मोन। भाई मुझे नहीं लगता, अगर हिंदी मीडियम में भी पढ़े हो तो इतनी भी हिंदी नहीं आती होगी, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती होगी। मैं तो खुद ही हिंदी बताते हुए चलती हूँ, पर इसमें बस एक वो होता है ना कि कंप्लेनिंग नेचर है। इन एवरी क्लास यू आर ऑलवेज, आपका कमेंट कभी भी इस चीज पे नहीं होता कि ये समझ नहीं आया, इसे समझा दो या ये बता दो। कमेंट सिर्फ इन चीज से रिलेटेड होते, क्लास ऐसी हो गई, टाइम चेंज हो गया, हिंदी में नहीं बोला, इंग्लिश में नहीं बोला, तेज नहीं बोला, धीरे नहीं बोला। अरे बाबा, व्हाई आर यू बीइंग सो कंप्लेनिंग? ये देखो ना, आपको समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल पेपर है, अगस्त में पेपर है, पेपर पे तो ध्यान दे लो, पेपर पे तो ध्यान दे लो, कि याद करने की चीजों पे ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डाउट्स में खुद ही, मैं हिंदी में तो खुद ही बता रही हूँ, जो जो चीजें मुझे लग रहा है कि हाँ आपके हिंदी के वर्ड्स पेपर में यूज होंगे, उसे तो मैं हिंदी में खुद ही बताती हूँ। दिलीप, आपने ग्रीन टैबलेट नहीं देखा ना? अच्छा मैं अभी दिखा देती हूँ। ईवियन नाम की टैबलेट्स आती हैं, वो पूरी विटामिन ई की टैबलेट्स होती हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ, रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, ये रही, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखो, अब दिख रही है क्या? अब देखिए, ये ग्रीन ग्रीन कलर की टैबलेट्स, ईवियन 400 लिखा हुआ है इस पे। देखो यहाँ पे चौथी वाली में तो यहाँ पे बाल, और चौथी वाली में बाल और चेहरा भी बना हुआ है, देखिए क्या? अब दिख गई दिलीप? अब दिखी? ये होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के कमेंट्स बंद करती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना ना बातों पे ज्यादा ध्यान देते हो। चलिए, अगला जो है आपका, अगला कौन सा है? अगला है आपका विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है, एकमात्र ऐसा विटामिन, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह भी काम करता है, जो हार्मोन का भी काम करता है, उसको क्या कहा, वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है या हार्मोन का कार्य करता है, उसका वो कौन सा विटामिन है? तो आप क्या बता देंगे कौन सा है? विटामिन डी। वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपको कहाँ से मिलता है? ये सूरज की रोशनी से,
सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ये कहाँ से मिलता है? ये आपको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ये कहाँ से मिलता है आपको? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सूरज के अलावा ये आप लोगों को और कहाँ से मिलेगा? सूरज के अलावा ये आप लोगों को मिलता है कहाँ से? अंडे की पीली जर्दी में से, लिवर में से। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, स्पेशली जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, अभी कोई पूछ रहा था चिकन में कौन सा विटामिन होता है, तो चिकन का आप कलेजा या कलेजी कह के खाते होंगे, कलेजा या कलेजी कह के खाते हो ना, वो जब आप खाते हो तो उसके अंदर भी आपका यही विटामिन पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल भी, मछलियों से भी आपका यही विटामिन मिलता है। और हमारा खुद का अपनी जो स्किन है वो भी क्या बनाती है? वो भी विटामिन डी बनाती है। इसका मेन काम क्या है? ये आपके शरीर में कैल्शियम को ऑब्टेन कर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, विटामिन डी अगर आप नहीं खाते हैं या इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो आपके शरीर में रिकेट्स, ऑइस्टोमेलेशिया या ऑइस्टोपोरिसिस, या हिंदी में आपने सूखा रोग सुना होगा, वो हो जाता है। उसमें आपकी हड्डियां क्या है? हड्डियां मुड़ जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां मुड़नी चालू हो जाती हैं। जो पैर हैं वो पैर की हड्डियां मुड़ जाएंगी और वो आपके शरीर का भार नहीं उठा पाएंगी। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। अगला क्या है आपका? विटामिन ए। अगला कौन सा है आपका? विटामिन ए, इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये दूध वाली चीजों में से ज्यादा मिलता है। अगर आप दूध, दही, छाछ, मट्ठा ये सब पीते हैं तो उसके अंदर विटामिन ए ज्यादा होता है। ये विटामिन ए मेनली आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई तो आपको रतौंधी नाम की एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर कह सकते हो रतौंधी। और या आपकी आंखों के आंसू क्या होते हैं? ड्राई आईज का मतलब क्या है? आपके जो आंख के आंसू हैं वो क्या होते हैं? वो सूख जाते हैं। आपके आंख के आंसू जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आंखों के आंसू सूख जाते हैं। और जब आंखों के आंसू सूख जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस बीमारी को एक नाम दिया गया, और उस बीमारी का नाम क्या है? जीरोप्थेल्मिया। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम होता है जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम होता है जीरोप्थेल्मिया। चलिए, मेन वही है, बाकी और भी सिम्टम्स दिखा रखे हैं, इतना एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता। आपसे बस वो यही पूछेंगे कि कौन सी दो बीमारियां होती हैं, तो मेन आपको विटामिन ए की कमी से दो बतानी है। एक तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में देखना बंद हो जाता है, और एक आपके आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आंखें बिल्कुल सूखी सूखी सी रहती हैं। ठीक है, ये होता है। अगला है आपका विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके इन्हीं में देखो, अंगूरों के अंदर, आपके अंगूर, सॉरी, आपके ऑरेंज संतरे के अंदर, या फिर अंगूर के अंदर, या लेमन नींबू के अंदर, इन सब के अंदर, और भी करेंट और भी फ्रूट्स दिए हुए हैं, इन सभी फ्रूट्स के अंदर ये विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इस विटामिन सी का जो अगर आप देखेंगे तो इसकी कमी से मेनली क्या है? आपके जो ये मसूड़े हैं ना, ये कमजोर हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत होने लगती है। मेनली क्या होता है? इससे आपको स्कर्वी की दिक्कत हो जाती है। और स्कर्वी का मतलब क्या है? आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, और मसूड़ों में से क्या होता है? मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। तो स्कर्वी के अंदर दिक्कत क्या आती है? आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। और दांत क्या कमजोर हो जाते हैं? बेसिकली मसूड़े कमजोर होते हैं, जो कि दांतों पे से अपनी पकड़ को क्या कर देते हैं? दांतों पे से अपनी पकड़ को ढीला कर देते हैं। इसकी वजह से आपकी मेनली ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है आपका फिर? जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं ना, जितने भी लोगों को दारू पीने की या सिगरेट पीने की आदत होती है, जितने भी लोगों को दारू या सिगरेट पीने की आदत होती है, उन लोगों में आमतौर पे ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, उन लोगों में ये विटामिन सी नहीं पाया जाता।
अगला जो है वो है आपका विटामिन बी। अगले जो है आपके वो क्या है, वो है आपका विटामिन बी। ये विटामिन बी कई अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आप देखेंगे तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है आपका, विटामिन बी 1। सबसे पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन बी 1। इसमें बस आपको इनकी केमिकल नेम और इनसे होने वाली बीमारियां याद रखनी है। ये इस विटामिन बी 1 को थायमीन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे थायमीन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। इस बेरी बेरी बीमारी में क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर से काम करना क्या होता है, शरीर में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है आपका, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, आपके माउथ और टंग के कॉर्नर में फिशर्स हो जाते हैं। यानी कि आपका अगर ये माउथ है ना, अगर ये आपका माउथ है तो आपने देखा होगा यहाँ कोनों कोनों में आप देखेंगे जख्म हो जाता है। यहाँ दोनों होठों के कोनों पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो जाता है, होठ के कोने पे जख्म हो जाता है। तो वो जो जख्म होता है वो मेनली किसकी कमी से होता है, विटामिन बी 2 की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। विटामिन बी 3 को कहा जाता है नियासिन। विटामिन बी 3 की कमी को क्या कहा जाता है, नियासिन। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपके पेलिग्रा नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से पेलिग्रा नाम की एक बीमारी होगी। ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन बी 5। इसे बोला जाता है पेंटाथेनोइक एसिड। इसे आप क्या कह देते हैं, इसे आप कहते हैं पेंटाथेनोइक एसिड। ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से कोई इतनी नेचुरल खास बीमारी नहीं होती है, पर हाँ डायरिया हो जाता है, डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। यानी कि पानी की कमी हो जाती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उल्टी दस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विटामिन बी 6। इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। इससे कोई मुख्य बीमारी नहीं होती है ना, अभी तक कभी एग्जाम में कोई पूछी गई है। पर हाँ आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को बिगाड़ देता है ये। इससे नर्वस सिस्टम की यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी हो जाती है। अगला क्या है आपका, विटामिन बी 7 बी 9 बी 12। अगले क्या है आपके, विटामिन बी 9। देखिए विटामिन बी 9 को क्या बोला जाता है, विटामिन बी 9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड। विटामिन बी 9 को आप किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड। मैंने पहले भी बताया था, आमतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं में इस विटामिन बी 9 की और कैल्शियम की क्या रहती है, कमी पाई जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन बी 12, जिसे साइनोकोबैल्मिन बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, साइनोकोबैल्मिन। और देखो यहाँ कोबैल से ही पता चल रहा है, ये कोबैल से ही पता चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप क्या बता देंगे, विटामिन बी 12 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोबाल्ट नाम का जो ये तत्व है वो किस में पाया जाता है, तो आप बता देंगे कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी 12 के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके विटामिन के मेन मेन क्वेश्चंस थे। देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, सारे आप लोग अपने आप से रिवाइज कर लेना। फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम करें। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे।
क्लास आप लोगों की 3 बज रहे हैं ना, 4 बजे तक क्लास होगी, 5 बजे कोई भी क्लास नहीं होगी। 5 बजे कोई भी क्लास नहीं होगी, आप लोगों की क्लास सिर्फ 3 बजे तक होगी। ठीक है, आप लोगों की क्लास 3 बजे तक होगी, 1 बजे से 3 बजे तक। स्मार्ट जेल क्या है? विटामिन के बारे में कुमार बता तो गया। विटामिन के को संजय कुमार विटामिन के बारे में पूछ रहे हैं। फाइलोक्विनियन है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है, हमारी छोटी आंत के अंदर बनता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। आशीष का क्या क्वेश्चन है? आशीष अपना क्वेश्चन दोबारा बता दो। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीछे चला गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को, देखो इतनी सारी चीजें जो आप लोगों को बताई है ना, वो बताने का सिर्फ एक ही मुख्य कारण था, और वो एक मुख्य कारण क्या है आपका? ये एक चैप्टर कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ये खाना हमें पचाना था, इसीलिए हमने इन सारी चीजों को देखा भी कि ये जो आप लोगों का प्रोटीन है, ये प्रोटीन किस में पाया जाता है, या ये जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है ये किस चीज का बना हुआ है। क्योंकि जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसका बना हुआ है, तो इन्हें डाइजेस्ट करवाना भी क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि किसका बना हुआ है, तो इन्हें डाइजेस्ट करवाना भी क्या होगा? ईजी हो जाएगा। तो देखो अभी जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, देखो अब आप लोग देख सकते हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स की इन कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत ही लंबी सी चेन होती है। देखो अगर सबसे सिंपल और आसान भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन यानी कि इस पाचन क्रिया का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डाइजेशन या पाचन क्रिया का क्या पाचन क्रिया क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? पाचन क्रिया क्या होता है? खाने का टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है। खाने का टूटना क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में आप लोग कह देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हो, ये जो रोटी है, ये पहले आपके दांत क्या करेंगे? इस रोटी को टुकड़े, पहले आपके हाथ इस रोटी को छोटे से टुकड़े में तोड़ेंगे, फिर ये छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में खाएंगे, वहां जाके आपके दांत इस रोटी को और छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, और पेट के अंदर जाने के बाद ये और छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएंगे, इसमें से प्रोटीन अलग हो जाएगा, इसमें से फैट अलग हो जाएगा, इसमें से विटामिन अलग हो जाएंगे, इसमें से मिनरल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब ये विटामिन और मिनरल क्या होता है? ये विटामिन और मिनरल तो ऐसे के ऐसे डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। विटामिन और मिनरल क्या होता है? ये डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को पहले अपनी सबसे छोटी इकाई में टूटना होगा, यानी कि उसको ग्लूकोज में परिवर्तित होना होगा। याद है मैंने कल बताया था कि आपके ब्लड के अंदर सिर्फ एक ही शुगर एंटर कर सकती है, और वो कौन सी है? ग्लूकोज। तो इस कार्बोहाइड्रेट को अपनी सबसे छोटी इकाई यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा। प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड की एक लंबी सी चेन थी, उस पूरी चेन को टूटना होगा, और इस प्रोटीन को कन्वर्ट होना होगा किसमें? छोटे छोटे अमीनो एसिड में। तभी ये अमीनो एसिड किसके अंदर जा पाएगा? ब्लड के अंदर जा पाएगा। तभी अमीनो एसिड किसके अंदर जा पाएगा? ब्लड के अंदर जा पाएगा। ऐसे ही आपके फैटी एसिड को भी, जो आपका फैट होता है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, ऐसे ही आपका फैट टूट जाता है किसमें? फैटी एसिड में। और फिर वो फैटी एसिड आपका जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो जब ये पूरा काम हो जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। उसी को क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन के अंदर मेनली 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? खाने का टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन। पहले तो इन सबको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड इनमें बदलना होगा, और फिर उसके बाद क्या करना होगा? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा?
एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, इन सभी को किसके अंदर जाना होगा, इन सभी को ब्लड के अंदर जाना होगा। जब ये दोनों स्टेप पूरे हो जाएंगे तो आप क्या कह देंगे कि डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, इतना समझ में आ गया? अगर मैं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन क्या होता है, तो क्या आप 2 स्टेप के अंदर डाइजेशन बता सकते हो? क्या आप पाचन क्रिया 2 स्टेप्स के अंदर बता सकते हैं कि क्या होती है? कि पहले तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड इनमें बदलेगा, और फिर ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, जब ये सब ब्लड के अंदर घुस जाएंगे, जब ये सब ब्लड के अंदर घुस जाएंगे तो आप तब क्या कह दोगे कि आपका डाइजेशन क्या हो गया, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका डाइजेशन क्या हो गया, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा, अब इनका ब्रेक डाउन कैसे होगा? देखिए, अभी आप लोगों ने देखा था कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारी शुगर्स का बना हुआ होता है। ये पॉलीसेक्राइड, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पॉलीसेक्राइड क्या है। ये पॉलीसेक्राइड शुगर्स की एक बहुत ही लंबी सी चेन है। तो ये जो बहुत ही लंबी सी चेन है ना, इसे एंजाइम नाम के प्रोटीन्स होते हैं, वो छोटी छोटी चेन में तोड़ देते हैं। और जब ये पॉलीसेक्राइड छोटी छोटी चेन में टूट जाएगा, यानी कि इसमें 10 से कम शुगर्स रह जाएंगी, तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, उसी को आप क्या कह दोगे, ओलिगोसेक्राइड। फिर दूसरे एंजाइम आएंगे और वो इस ओलिगोसेक्राइड को फिर से तोड़ देंगे और इसे तोड़ के दो दो के जोड़े में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अब ये शुगर क्या हुई, अब ये दो दो के जोड़े में टूट गई। अभी भी ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, अब ये क्या बन गई, अब ये डाइसेक्राइड बन गई। अब क्या होंगे, अब दूसरे एंजाइम आएंगे और ये इसको और ज्यादा तोड़ देंगे। डाइजेशन में यही तो होता है, खाना बार बार टूटता रहता है। अब ये एक एक करके मोनोसेक्राइड बन जाएंगी, अब ये एक एक करके क्या होगी, मोनोसेक्राइड बन जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 तरीके की थी। राइबोज तो हम खाते ही नहीं है, कल बताया था। ये फ्रक्टोज भी फिर आपकी कन्वर्ट होगी किसमें, ग्लूकोज में। गैलेक्टोज भी कन्वर्ट होगी किसमें, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज एंटर कर जाएगा किसमें, ब्लड के अंदर। ऐसा ही कुछ प्रोटीन्स की तरह होगा। प्रोटीन्स में भी अमीनो एसिड की एक लंबी सी चेन है, उस लंबी सी चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड नाम की चेन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, और जो इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है पेप्टोन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, पेप्टोन्स। फिर ये पेप्टोन्स दो दो के जोड़े में टूटेंगे, और जब ये दो दो के जोड़े में टूट जाएंगे तो उसे कहा जाएगा डाईपेप्टाइड। और फिर वो डाईपेप्टाइड भी अलग अलग हो जाएंगे और तब बन जाएगा क्या, अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड आपका चला जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। वो अमीनो एसिड आपका चला जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसी तरीके से फैट की भी लंबी सी चेन है, फैट की भी वो लंबी चेन छोटी छोटी चेन में टूटेगी, बनेगी ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड फिर और छोटी चेन में टूटेगी, बनेगी डाइग्लिसराइड। और फाइनली फिर वो जब एक एक छोटी इकाई में परिवर्तित हो जाएंगे तो उस छोटी इकाई, उस छोटी यूनिट को क्या कहा जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसे क्या कहा जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपको डाइजेशन करवाना है अपने शरीर में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देना है किसमें, ग्लूकोज में। फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, सॉरी, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देना है किसमें, अमीनो एसिड में। और आपके फैट को कन्वर्ट कर देना है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। और जैसे ही फिर ये तीनों चीजें विटामिन मिनरल के साथ आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो आप क्या कह देंगे कि आपका डाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इन सारे कामों को करने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए आपको कुछ मेन मेन ऑर्गन्स चाहिए होंगे, कुछ मुख्य अंग चाहिए होंगे। और वो अंग कौन कौन से होंगे, वो होंगे, सबसे पहले आपका जो खाना है वो जाएगा कहाँ पे, माउथ के अंदर। सबसे पहले आपका खाना जाएगा कहाँ पे, आपके माउथ में। ठीक है, सबसे पहले जो आपका खाना है वो जाएगा कहाँ, आपके माउथ में, जिसे कहा जाता है मुख। मुंह से होता हुआ वो आपके इस पाइप के अंदर आ जाएगा।
ये जो पाइप है, इस पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस। इस पाइप को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। इस ग्रास नली से होता हुआ ये खाना कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पेट के अंदर, जिसे कहा जाता है अमाशय या उदर गुहा भी कहते हैं। अमाशय के साथ साथ स्टमक को और क्या कहा जाता है? उदर गुहा कहा जाता है। ठीक है, स्टमक से फिर ये आपका सारा खाना इस छोटी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। इस छोटी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, इन आंतों के अंदर आ जाएगा। आंतों से होता हुआ ये जाएगा सीधे कहाँ? बड़ी इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये सारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो चीज जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई वो सारी क्या होगी? आपके शरीर से कहाँ आ जाएगी? बाहर। वो सारी की सारी आपके शरीर से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आपका यही सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, छोटी बड़ी आंत हो गई, इनके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी हैं, जैसे कि आपकी यकृत यानी कि लिवर और पेनक्रियाज अंगनाशय। ये सब मिलके आपके क्या करते हैं? इस पाचन क्रिया के अंदर मदद करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? आपके पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अब हमें पढ़ना है पूरा माउथ, यानी कि मुंह के अंदर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स यानी कि रत्नक, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, चक्रवण और अर्ध चक्रवण। ठीक है, ये कुछ आपके दांत हैं जो पाए जाते हैं। फिर इनका काम क्या होता है? इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इनके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? आपकी जीभ किसकी बनी हुई है? जीभ में कौन सा स्वाद होता है ना? ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि बनती है और उस ग्रंथि का काम क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, लिवर के बाद पेनक्रियाज यानी कि आपका अंगनाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारा करने के बाद हम कुछ करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये सारा देखिए आज आपका आधे घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आपकी आज आधे घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती, इसीलिए इस वाले टॉपिक को कल सुबह हम 11 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज आधा पढ़ाऊंगी, फिर कल आप आधा भूल चुके होंगे, आज आधा पढ़ाऊंगी, फिर अब कल आधा भूल चुके होंगे। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, इसे मैं कल ही सुबह 11 बजे शुरू करूंगी। तो कल 11 से 1 आप लोगों की क्लास फिर से होगी। कल 4 घंटे की क्लास होगी, एक होगी 11 बजे से 1 बजे तक, और फिर 2 घंटे का गैप है, फिर होगी 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, तो इसे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। मुहासे क्यों होते हैं माही? मुहासे हमारे स्किन में से सीबम नाम का तेल तेल चिकनाई जैसा निकलता है, उसे सीबम कहा जाता है। रमन जतन 5 बजे वाली क्लास खत्म हो गई, आज 5 बजे कोई क्लास नहीं है। 5 बजे अब आप लोगों की क्लास नहीं हुआ करेगी। ठीक है, 5 बजे आप लोगों की क्लास अब नहीं हुआ करेगी। कल आप लोगों की क्लास 11 से 1 और फिर 3 से 5 हो। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं होगा फिर वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। बिमलेश, कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, 11 PM। कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, 11 PM स्टूडियो से क्लास होगी। ठीक है, कल की आप लोगों की क्लास सीधे स्टूडियो से होगी। तो वो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो वो जो है हम कल डायरेक्ट स्टूडियो से करेंगे। ट्रिप्सिन सारे एंजाइम का काम परवेज कल पढ़ेंगे, कल सुबह 11 बजे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।